Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series. Now we have arrived to the 21st video in the series और आज हम बात करेंगे रशियन सिविल वॉर की. बेसिकली इस वक्त जो हम जिस पॉइंट ऑफ जंक्शन पे हैं हिस्ट्री में, दैट इज द इंटर वॉर ईयर्स, मींस द टाइम पीरियड between World War One and World War Two. इस टाइम पीरियड को आप देखोगे तो लार्जली यहाँ पे रशियन सिविल वॉर के अलावा जो आने वाले वीडियोस में भी हम देखेंगे और एक जो रफ टाइमलाइन है इस टाइम पीरियड की, उसमें हम बात करेंगे फैसिज्म इटली में जो हुआ, देन राइज ऑफ नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर एंड जापानीज इंपीरियलिज्म की और स्टालिन की. सो ये चार मेजर इवेंट्स हैं और इसके बाद जो है हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की. in the coming videos later on we'll move on to the Cold War time period and so on. So रशियन हिस्ट्री को समझना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कोल्ड वॉर का पीरियड लो, ठीक है, या आप वर्ल्ड वॉर टू को समझना चाहो, वहां पे रशिया जो है बड़ा ही क्रिटिकल जंक्शन पे है, क्रिटिकल उसका रोल रहा till even disintegration of USSR in 1991. वहां तक रशिया will be like the superpower, at least in terms of arms and armaments. Or world was like bipolar, and this one pole of that and one power center of that was USSR. So let us begin with Russian Civil War. इस रशियन सिविल वॉर का एक ग्लिम्स हमने लास्ट वीडियो में देखा एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू व्हाट हैपेंड इनटू द वॉर, बट द आउटकम ऑफ वॉर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने देखा कि जो एक सिविल वॉर जो था, रशियन सिविल वॉर व्हिच वाज लाइक रफली फॉर दिस इमीडिएटली व्हिच केम आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, करीब 3 से 4 साल चला और यहाँ पे मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स जो दो ग्रुप्स थे, एंड Bolsheviks actually emerged victorious, or they got the influence, and no doubt Trotsky का बड़ा important role रहा उस communist ideology को establish करने में, which talks about immediate and immediate rebellion and immediate act on the what we call as कि जब भी सरकार बदलनी है या जो इम्पैक्ट जो भी हमको चेंज लाना है, दैट शुड बी इमीडिएट इन नेचर इंस्टेड ऑफ जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक that democracy or socialism will be established within its due course of time. So इस आइडियोलॉजी को डिस्कार्ड करते हुए जो रेड आर्मी थी, जिसकी मदद मेंशेविक्स ने भी ली थी, वो स्टैब्लिश होती है और एक नया एक नई इकोनॉमी, एक नई सोसाइटी जो है वो रशिया में स्टैब्लिश होती है. पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की. सो एज दिस बोल्शेविक्स got into the power, a new economic policy was established. There were two major targets before them. Number one was to increase the production and to improve the social conditions. आप 1905 के रेवोल्यूशन से भी अगर देखें, और फिर आता है वर्ल्ड वॉर वन, जहां पे जो ज़ारिस्ट एम्पायर था उसके अगेंस्ट एक डिसकंटेंट होता है कि व्हाई दे आर इनटू द वॉर, और इसी को लेकर रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है. इसके बाद भी जब नई गवर्नमेंट बनती है वो सब कुछ करती है, लेकिन the issue of bread and that why Russians were actually forced into the world war, ये obviously ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि the people were not satisfied
with the change after Russian Revolution. That's why that civil war took place. So प्रोडक्शन भी बढ़ाना था और सोशल कंडीशंस, क्योंकि हमने देखा जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिजरेबल कंडीशन में थे. एंड इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, जो स्टेट कंट्रोल ट्रांसपोर्ट, फॉरेन ट्रेड बैंक्स एंड ग्रेट एंटरप्राइजेस, सारी चीज़ें जो है वो स्टेट के कंट्रोल में ले ली. नाउ दिस इज व्हाट कम्युनिज्म इज. कम्युनिज्म को अगर आप समझेंगे तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कम्युनिटी, और दिस मीन्स दैट देयर इज अ community ownership. And who is leading that ownership? Let's say the government or the state is actually leading this community. So that's why ultimately everything goes in the hands of the state. If you see 1922 में लेनिन ने यूएसएसआर को स्टैब्लिश किया. यूएसएसआर, that is Union of Soviet Socialist Republics, or commonly known as the Soviet Union. And this whole map, this whole, initially it was 1922 when this greenish part was there. Then Uzbekistan and Turkmenistan, this was later included in 1924. In 1929, this Tajikistan and Kyrgyzstan, this region was included. So what was the nature of this socialist union or the Soviet Union? First of all, it was a federation of republics. No need to tell you what is a republic. Then it was a plurinational and multi-ethnic state. Now plurinational means यहाँ different nationalities तो थी ही, और साथ साथ सॉरी साथ साथ डिफरेंट एथनिसिटी भी यहाँ पे थी. अब आप यहाँ पे अगर इसको आप मॉडर्न डे मैप से या मॉडर्न डे वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, Tajikistan, all these are now independent states. They are now out of this federation, and they have their own culture, they have their own ethnicity, they have their own traditions, way of life, everything. Now they all were combined on just one ground, and that was this socialism. यहाँ पे इनका जो लेनिन ने जिन जिन ग्राउंड्स पे इनको एक किया, या ये जो यूएसएसआर एस्टैब्लिश हुआ, it was on just one ground, that is socialism. This was the flag of USSR from 1921 to 1991. Now it has its own meaning. There are two important parts. If you see here, there's a five-pointed star, and there is this hammer and sickle. Now this hammer and sickle is a symbol which represents the union of the workers. It was also used to represent communism and political parties, क्योंकि जब रशियन रेवोल्यूशन के बाद ज़ारिस्ट एम्पायर हटता है, ज़ारिस्ट गवर्नमेंट, ज़ारिस्ट रूल हटता है, तो कहा जाता है ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार थी जो कि मजदूरों और किसानों के हाथ में आई. तो हैमर जो है वो उस चीज़ को, मतलब वर्कर्स को, और सिकल जो है वो फार्मर्स को और उनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द सेम मैनर. The tools are the symbol of industrial proletariats and the peasants respectively, and their overlapping nature symbolizes the unity between all the workers. Now this is very important point to understand, क्योंकि कम्युनिज्म या सोशलिज्म को यहाँ पे अगर आपको समझना है तो ये वो जंक्शन था जहां से सोशलिज्म या कम्युनिज्म जो है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हुआ. ऑल्दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी एक ही चीज को अचीव करने के लिए. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्स लेनिन की आइडियोलॉजी अलग थी. आप देखेंगे आगे चल के चाइना में माओ की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज the idea was same, that workers should unite. Then this USSR's flag having this five-pointed star is a symbol, one of the symbols of socialism and communism. Now what five fingers of the workers hand, what it is representing? The five continents. It is related to the internationalism of the Marxist slogan, proletarians of all countries unite. This is what was the slogan of
these establishment or this communism, the five social groups. तो यहाँ पे पांच सोशल ग्रुप्स हैं. कौन कौन सा है? यूथ, मिलिट्रीज, वर्कर्स, पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स. एंड इनका ये कहना था कि देखो, एक किसी ग्रुप की, सिर्फ एक किसी सोशल ग्रुप के आ जाने से या एक किसी सोशल ग्रुप के डोमिनेट करने से उस समाज की ना कहना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, जो कि आइडियली मार्क्स ने कहा था. रादर it's like a war. You cannot win a war just by having either infantry, or you can't have just tanks and you can win the war, or you can't just have air force or you can win the war. You need people from all the sector. If you have to win that war, your military should be from from it should have all the departments. Similarly here, ये जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, अगर इसे स्टैब्लिश करना है तो समाज के जितने भी वर्ग हैं, समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, उनको साथ में आना पड़ेगा. यूथ, सबसे पहले यूथ. क्योंकि देखो, यूथ का इंपॉर्टेंस क्यों है? यूथ का इंपॉर्टेंस इसलिए है, या आप देखोगे जब भी मॉडर्निज्म की बात होती है या किसी भी चीज की बात होती है, तो वहां पे यूथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. क्योंकि अगर आज आप यूथ को एक कहना चाहिए, एक अवेकेंड यूथ है, एक जागरूक युवा है, तो वो वो सिर्फ आज ही उस चीज पे इम्प्लीमेंट या आज ही उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा. वो आने वाले कई दशकों तक उसे रहे, वो उसके सिस्टम में रहेगी. पहली चीज. दूसरी चीज, इट इज द फ्यूचर. आप एल्डरली लोगों को या जो जो नॉन यूथ, अगर हम उसे क्लासिफाई करें, उनको सेंटर में रख के आप नहीं चल सकते. आपको यूथ की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल द एनर्जी, द एंथुजियाज्म, एंड the feeling that yes, we can do something, the ability that the youth can push itself beyond the limits. This is the reason why every political party anywhere in the world is targeting the youth. मिलिट्रीज, इन्होंने मिलिट्रीज की बात की. वर्कर्स, पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स. तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्कर्स और पीजेंट्स, ऑब्वियसली ये उनके कहना चाहिए कि टॉप प्रायोरिटी थी, और वो उनके जो पॉलिटिकल सिंबल था उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही थी. लेकिन सिर्फ वर्कर्स और पीजेंट्स, क्योंकि जब तक मिलिट्री का साथ नहीं होगा, जब तक आपके पास डिफेंस नहीं होगा, आप सरवाइव नहीं कर सकते. डिफेंस का मतलब यहां सिर्फ बंदूक या टैंक्स इससे नहीं है. डिफेंस जो कि फिजिकल भी होना चाहिए, और आइडियोलॉजी का डिफेंड कौन करता है? आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हैं इंटेलेक्चुअल्स. क्योंकि कैपिटलिज्म के अपने देखो, हर कोई भी आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. नो वन इज परफेक्ट. इंडिया को जब आप देखोगे, इंडिपेंडेंस की बात, तो हम स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा सोशलिस्ट थे, लेकिन आज और हम बीच में कहीं एक मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड सिस्टम की तरफ बढ़े. और एक पॉइंट आया आज की, अगर आप बात करोगे तो यस, इट इज मिक्स्ड बट डोमिनेटेड बाय कैपिटलिज्म. India, modern India, or the India of the 21st century, is actually showing all the symbols of being converted into a capitalist economy that we can discuss sometime later. So this is what their symbolism is, and in order to understand, see why I'm focusing this more and more, क्योंकि overall अगर आप world को रिलीजन से हटा के देखोगे, दुनिया की हिस्ट्री को, तो शायद ये बहुत बड़ा एक क्लासिफिकेशन आता है मॉडर्न वर्ल्ड में, जब हम कहते हैं कि या तो सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है. सो कम्युनिज्म को या कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है. और इन दोनों को समझने के लिए उनके सिंबल्स को, उनकी आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है. देन in 1923 a new constitution was established, and it was based on the communist principles.
इन यूएसएसआर कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ये सबसे बड़ा एक मार्क्स का जो आइडिया था या जो मार्क्स की सोच थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, दैट वाज डिक्टेटरशिप और द रूल ऑफ द प्रोलेटेरिएट, through which workers' interests were represented by one political party, the Communist Party of the Soviet Union. The party controlled the Soviets and the Soviets directed all the state institutions. So इसका आप आज के टाइम पे बेस्ट एग्जांपल आप चाइना में देखोगे मॉडर्न डे में, जहां there is only one party and whatever is that one party is saying, that is the idea of the government. So ये चीज एस्टैब्लिश हुई सोसाइटी में, रशियन सोसाइटी में. Under the communist system, the state also controlled the means of production. Now, this is very important. The means of production are under the state control. Now, if you have to differentiate between capitalism and socialism or the communist system, this one thing you have to, proper distinguish करना पड़ेगा इस चीज में कि यहाँ पे different means of production होते हैं. जैसे फैक्ट्रीज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ट्रेड एंड फाइनेंस है. ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होता है, इसको कौन ओन कर रहा है, इसे स्टेट कंट्रोल कर रहा है. लेकिन अगर आप कैपिटलिज्म को समझोगे, यहां यही चीज जो है ये प्राइवेट ओनरशिप में चले जाती है. यहाँ पे आप देखोगे क्या सोशलिज्म का एक अगर थोड़ा सा ब्रॉडर एक वो समझे तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लानिंग जो हमने 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे प्लानिंग है, और यहाँ कैपिटलिज्म में प्लानिंग तो है, लेकिन प्लानिंग कैसी है, इंडिकेटिव प्लानिंग है. नाउ दिस इज वेयर व्हाई, बिकॉज यहाँ पे 5 ईयर प्लान में हर चीज गवर्नमेंट क्यों प्लान करके चल रही है, क्योंकि यहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट कंट्रोल कर रहा है. लेकिन यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म में इंडिकेटिव प्लानिंग है, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है. In economy, you can understand better what is this indicative planning, where just government gives an indication. For example, let's say I'm just giving you one example. Let's say the government wants कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इंश्योरेंस करवाएं. अब दोनों चीज़ें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो बैंक अकाउंट हो और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन. इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होगा, गवर्नमेंट कहेगी कि if someone is going for insurance, we will give them certain let's say tax benefits. एक ये पार्ट है. तो यहाँ क्या होगा, प्राइवेट जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेने लगेंगे फॉर टैक्स बेनिफिट्स. ऑन द अदर हैंड लेट्स से गवर्नमेंट को यहाँ पे लेट्स से एक सोशलिज्म में या एक मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द मींस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड फाइनेंस एवरीथिंग. गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमें जो है हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएं या फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, कंपल्सरली बैंक्स को ऑर्डर देगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकाउंट ओपन किया जाए, या जैसे हमारे यहाँ था इफ यू रिमेंबर जनधन योजना, जहाँ हर किसी को जीरो रुपीज पे अकाउंट खोलना पड़ेगा. नाउ व्हाट हैपन हियर, बिकॉज दिस वाज लार्जली कंट्रोल्ड, देयर वाज लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड जो बैंक्स थे या जो स्टेट ओन्ड बैंक्स थे, फिर उन्होंने क्या किया, लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना शुरू किया. दे हैव टू सेंड इट वाज मेड कंपल्सरी कि हर किसी का अकाउंट हो. लेकिन अगर आप इंश्योरेंस की बात करोगे, क्योंकि वो लार्जली उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इंडिकेटिव प्लानिंग होती है. गवर्नमेंट कहती है इंश्योरेंस पे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोग इंश्योरेंस लें, तभी तो वो पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर. तो वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस पे टैक्स बेनिफिट्स दे देंगे. So this is an indication that you should get more and more people under the cover of insurance. Now this is how the difference between the capitalism and the capitalist government or a polity system and socialist or communist system. Lenin and internationalism. Now how Lenin actually
established this. So Lenin thought that it was necessary to spread the revolution outside USSR. उनको ये लग रहा था कि जब तक ये जो है अगर यूएसएसआर की जो लिमिट्स में रहेगी ये चीज तब तक इट हैज नो इट विल बी गेट लाइक लिमिटेड टू दिस. सो इन्होंने क्या किया 1919 में लेनिन क्रिएटेड द थर्ड इंटरनेशनल और द थर्ड कॉमिटन वेयर अदर कंट्रीज वर इनवाइटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट कम्युनिस्ट पार्टीज. सो अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीएसयू का जो है मॉडल समझेंगे तो इट इज़ अ वेरी सेंट्रलाइज्ड पार्टी जहाँ ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं है. And the critics recognized, the critics were considered as dissidents, that people who disagrees with the government. So criticism is not very much welcomed in communism. और यह जो कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है, although as we have seen in the modern day that communist is, especially in democratic setup like India, communists are largely based on criticism only of the existing system. So in 1924, by 1924 actually, USSR जो इतना सब कुछ हुआ, this was all recognized by many countries. क्योंकि जब भी कोई नया देश बनता है या नया फेडरेशन है या जो भी है, वो जब तक दूसरी कंट्रीज उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, मतलब it has no significance in that. So but by 1924, because of the vastness and because of this ideological dominance, many countries actually recognize the USSR, and hence USSR emerged on the world scenario. So this was about how the polity, economy and society of Russia changed after the Russian Revolution followed by the Russian Civil War, and what were their ideological grounds on which this was formed. So this is it for this video. I hope you liked it. Do mention, do give your valuable comments, and I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.